जय जिनेन जय जिनेन। चलो शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं। इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हैं। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती हैं। उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल। पहली ढाल में है संसारी जीवों के दुखों का वर्णन। तो हमने दुखों का वर्णन शुरू किया था, उसमें हमने ये पढ़ रहे थे, तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूँ कहीं मुनि यथा काल अनंत निगोद मझार बीत्यों एकेंद्रिय तन धार। यहाँ पंडित जी कथा सुना रहे हैं। हमारी स्वयं की कथा है, ये ऐसा मान के पढ़ना है इसको कम से कम दूसरी तीसरी चौथी ढाल तक, जहाँ तक भी आपको लगे कि हाँ यहाँ तक तो मेरी कथा ही चल रही है। उसके बाद फिर देखेंगे उसके बाद किसकी कथा है ठीक है। तो पहली पहली ढाल में तो हमारी कथा ही चल रही है, पक्का पक्की बात है ये तो। कि तो क्या कह रहे हैं कथा में कि इस जीव के मतलब मेरे संसार परिभ्रमण की, संसरण की, दुखों की कथा तो बहुत लंबी है, परंतु जैसा मुनिराजों ने कही है उसमें से कुछ मैं संक्षेप में कहता हूँ। तो उन्होंने अब कथा सुनाना शुरू किया है। तो जैसा मैंने बताया था, इस कथा में क्या होता है कि एक निगोदिया जीव को लेते हैं, एक बिल्कुल ऐसे जीव को लेता है जो सबसे निकृष्ट से भी, नरक से भी निकृष्ट अवस्था में होता है। आप बोल सकते हैं कि निगोद अवस्था में, निगोद पढ़ लिया ना अपन ने। अब नरक से निकृष्ट कैसे निगोद, तो अपन देखेंगे अगली ढाल, अगली पंक्ति में आएगा उसका वर्णन। तो ऐसे जीव ने जिसकी जीवन यात्रा निगोद से शुरू हुई है, उस जीव को अंत में जाके सिद्ध परमेश्वरी बनाया है। तो कहने का मतलब ये कि भाई वो जीव ने जैसा ऐसा किया है, पहले ढाल में नहीं हो आगे कि जैसा ऐसा किया है वैसा वैसा हम करेंगे तो हम भी उसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। भगवान ने भी यही किया। सभी जीव जो भी जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनि मुनि नाथ कहे हैं। जो भी गए हैं मोक्ष जा रहे हैं, वर्तमान में जाएंगे आगे, वो सब इसी मार्ग का प्रभाव है, इसी ज्ञान का प्रभाव है। सम्यक ज्ञान की ढाल आएगी तो उसमें सब बोलेंगे। तो हमें यहाँ से सीख लेना है फिर। तो उन्होंने सीख में सबसे पहली सीख तो ये दे दी थी कि मोह महामत पियो अनादि भूल आपका भरमतवादी। सबसे बड़ी सीख तो वही थी। और उसके बाद फिर अब आगे की सीख सुनो। तो उन्होंने कहा कि देखो इस जीवन का, अगली लाइन, काल अनंत निगोद मंझार, इस जीव ने अपना अनंत काल तो निगोद अवस्था में बिताया। वहां पर उसके शरीर में सिर्फ एक ही इंद्री थी और एक ही इंद्री के साथ उसने अपना अनंत काल इस जीव ने निगोद अवस्था में बिताया। यहाँ तक ये पंक्ति का अर्थ हम कर रहे थे, ठीक है। तो कल कल क्या पढ़ा था हमने कि हाँ, एक लोक में जो असंख्य प्रदेशी लोक है उसमें 2 क्वेश्चन थे। अनंत परमाणु कैसे आ जाते हैं और अनंत जीव कैसे आ जाते हैं। तो असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंत जीव कैसे आ जाते हैं, याद है ना आपको कैसे आ जाते हैं कि जीव में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है। तो जब स्पर्श नाम का गुण ही नहीं है तो वो टकराते भी नहीं, एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, तो एक दूसरे को रोकेंगे नहीं, व्याघात नहीं देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, तो बड़ा आराम से आ जाएंगे। जैसे अभी आकाश के एक द्रव्य पे मैं भी हूँ, आकाश के जितने प्रदेश पे, जितने क्षेत्र में बैठा हूँ, उतने ही क्षेत्र में मेरा ये शरीर भी है, उतने ही क्षेत्र में धर्म द्रव्य भी है, उसी क्षेत्र में अधर्म द्रव्य, वहीं काल द्रव्य, वहीं आकाश द्रव्य, 6 होंगे, 6 एक साथ ही पाए जा रहे हैं ना। तो वैसे ही 2 जीव भी एक साथ पाए जा सकते हैं, इसमें क्या विरोध है, ठीक है। तो ये हुआ जीव के बारे में। इसलिए एक के अंदर एक बहुत सारे जीव आ जाते हैं, इसलिए असंख्य प्रदेशी लोक में, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश जिसके हैं, ऐसा लोक उसमें अनंत जीव आ जाते हैं। तो ये तो जीव के बारे में हुआ। और सिद्ध परमेष्टि भी आ जाते हैं इसमें, मतलब हाँ अच्छा वैसा, हाँ हाँ हाँ, ये रीचा बोल रही है कि देखो जैसा हम आ जाते ना सिद्ध पर, जैसे निगोदिया का समझा है ना, वैसे सिद्ध परमेष्टि का भी वैसे ही समझना पड़ेगा। कैसे कि सिद्ध भगवान भी एक के अंदर एक वैसे ही आ जाते हैं। एक में बसते आप अनेक, ऐसी पंक्ति ना कि भगवान आप एक में अनेक बसते हो। तो अपन सिद्ध परमेष्टि पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ही साथ में, लेकिन अंतर है। हाँ, सिद्ध परमेष्टि निगोद में तो महान अंतर है भी और नहीं भी है। जो निगोद में है वही सिद्ध भगवान में है, क्या चेतनता, वही ज्ञान दर्शन, ठीक है, स्वभाव से, लेकिन फिर भी पर्याय से
अंतर है। उसका शुद्ध है, इसका अशुद्ध है। हाँ बस वही है, निगोदी की वो पर्याय अशुद्ध। अनंत सुखधारी, अनंत दुखधारी है। हाँ हाँ बस बस यही अंतर है, और अंतर तो हम कर नहीं रहे हो तो क्या हमको समझना। विषय क्या था हमारा? विषय तो हमारा ये था कि एक प्रदेश में अनंत जीव कैसे आ जाते हैं। तो जैसे सिद्ध भगवान के आ रहे हैं, निगोद के आ रहे हैं, समझ लो आप कि हमारे भी यही रहे ना, एक आकाश के उसी प्रदेश में हम सब बैठे हैं एक साथ। मतलब हमारा शरीर है, धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल सब साथ में पाया ही जा रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ जीव के बारे में। पुद्गल कैसे आ जाते हैं? पुद्गल में तो स्पर्श नाम का गुण होता है, तो सूक्ष्म, हाँ पुद्गल में स्पर्श नाम का गुण होता है, तो पुद्गल कैसे आ जाते हैं एक साथ? तो उसका उत्तर ये है कि उनका जो परिणमन है स्पर्शन गुण का, वो सूक्ष्म रूप से होता है। सूक्ष्म परिणमन होने के कारण ये स्पर्श नाम का गुण होने पर भी एक पुद्गल का परमाणु का यदि परिणमन सूक्ष्म हो तो वो दूसरे परमाणु को व्याघात नहीं देता, बाधा नहीं देता। इसलिए जिस प्रकार जीव आए थे एक के अंदर एक, वैसे पुद्गल भी एक के अंदर एक आ जाता है। इसलिए असंख्य लोक प्रदेश, जिसके तो नाप ही हमने ऐसा किया था कि परमाणु असंख्य आते हैं, उसमें एक एक करके भरोगे तो आप तो उसमें ऐसा होने पर भी अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ आ जाते हैं। अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक साथ आ जाते हैं लोक में। इतना तो हमने पढ़ लिया था। इसमें किसी को भी प्रश्न है? नहीं तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमने कल, हाँ बोलो, कुछ प्रश्न है? नहीं, प्रश्न नहीं है। इस हिसाब से मैंने एक परिभाषा बनाई, मतलब परिभाषा का लिखा है कि आकाश के एक प्रदेश में अनंत जीव रह सकते हैं क्योंकि उन जीवों में पुद्गल का सूक्ष्म परिणमन होता है। नहीं नहीं उल्टा हो गया। नहीं देखो, आकाश के एक प्रदेश में तो नहीं रहते हैं। वैसे एक बात तो ये हटा दो आप, आकाश के आप ऐसा दो चीजें हो गई। आकाश के एक प्रदेश पे अनंत पुद्गल के परमाणु रह सकते हैं क्योंकि पुद्गल के हाँ, परमाणु का सूक्ष्म परिणमन हो सकता है। एक तो डेफिनेशन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन ये है कि आकाश के जितने प्रदेशों पे एक जीव है, आकाश के उतने ही प्रदेशों पे अनंत जीव रह सकते हैं क्योंकि जीव में स्पर्श नाम का गुण ही नहीं होता है। बस वो बातें हाँ, अलग वो हैं। इसलिए ठीक है। करेक्ट, उसको आप मतलब सूक्ष्म परिणमन जीव में हो सकता है, कहीं लिखा आ रहा है पंडित जी वो बोले बात करें, लेकिन बात असल बात तो ये थी उसमें, ठीक है। बोलने के लिए बताएंगे सूक्ष्मत्व नाम का गुण होता है, सूक्ष्म परिणमन होता है, जीव में भी हो सकता है, कदाचित बोल दें, लेकिन बात तो एक्चुअल में ये रहेगी उसमें, ठीक है, जो हमने बता रहे हैं। तो ये हो गया। कल अब एक चीज पढ़ी थी, देखो अब जो अनंत। अनंत तो नहीं समझो, वो छड़ाला का विषय नहीं था, वो तो ले लिया अपन ने साइड में। तो उसका रिवीजन तो नहीं कर रहे हम। अब एक चीज जो पढ़ी थी हमने कि कैसे एक जमीकंद में अनंत जीव पाए जा रहे हैं। अनंत जीव पाए जा रहे हैं ना, असंख्यात लोक प्रमाण चार बार करना है ऐसा गुणा, अंत में जाके अनंत का गुणा करना है। तो ये इतने जीव एक आलू जो कि सुई की नोक पे रखा हुआ था उतने आलू के हिस्से में पाए जा रहे हैं। ये तो हमने पढ़ लिया था। अब कोई डाउट करने वाला प्रश्न ये पूछ सकता है कि देखो हम तो तभी मानेंगे जब हमको दिखाओ, है ना। मेरे से भी प्रश्न पूछा था एक बार, मैं जिस ऑफिस में काम कर रहा हूँ यहाँ पे एक व्यक्ति ने पूछ लिया था कि व्हाट इज द प्रूफ। तो मैं जवाब देता इसके पहले उन्होंने टॉपिक बदल लिया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि हमने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, वी शुडंट आस्क क्वेश्चन अबाउट फेथ प्रोफेशनली। तो कुछ प्रश्न है क्या विकास? हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे जमीकंद के लिए अपन बोल रहे हैं कि जमीकंद में असंख्यात जीव पाए जाते हैं। अनंत पाए जाते हैं, तो हाँ। हाँ, अनंत, सॉरी, हाँ हाँ अनंत जीव पाए जाते हैं। तो हाँ। जमीकंद के अलावा जैसे मतलब सब्जियां हैं या जो अनाज है, इनमें भी होता है। ये अपन, प्रश्न हालांकि हाँ, इससे रिलेटेड नहीं 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 है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगली लाइन में आएगा ये, अगली पंक्ति में। इसका अभी नहीं दे रहे इसका हम्म, उत्तर, अगली पंक्ति में आएगा। अभी तो निगोद पढ़ रहे हैं, अब जो वनस्पति पढ़ेंगे तब वो पढ़ेंगे। तो ये वनस्पति अलग है, मतलब इसका मतलब ये समझ में आ गया कि हाँ ये जो वनस्पति पढ़ रहे हैं अलग टाइप की है। वो मतलब अलग टाइप की वनस्पतियां भी होती है जो हम खा रहे हैं। तो उसका वो वर्णन अगली पंक्ति हाँ, में आएगा, बिल्कुल ठीक है, वो ठीक है। करेंगे उस समय। तो अभी तो प्रश्न हमारा ये था कि लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि भैया हम तो तभी मानेंगे जब आप दिखाओ हमको। क्या साइंस, क्या माइक्रोस्कोप आ गया है? दिखाओ, मैग्नीफाई करो, जूम इन करो, और जैसा आपने यहाँ करवाया ना, हमसे जूम इन करवाया यहाँ पे भी, क्या क्या स्कंद का अंडर, आवास, कुल्वी, निगोद, फिर जीव, यहाँ तक पहुंच गए थे आप। तो अब माइक्रोस्कोप में लगा के दिखाओ हमको। तो जीव जीव तक पहुंचा ना, जीव दिखा दो हमको अनंत, हम कल से आलू खाना छोड़ देंगे, अभी से छोड़ देंगे, ऐसा प्रश्न हो सकता है किसी का? तो भैया इसका उत्तर बहुत सीधा सा है। क्या क्या उत्तर है इसका सीधा सा? कि कितना ही मैग्नीफाइंग हम माइक्रोस्कोप लगा लें, लेकिन दिखेगा तो आलू ही, जीव नहीं दिखेगा। कारण क्या है? दो कारण है। पहला पहला कारण इसका ये है कि वो जो जीव आलू में आया है, जमीकंद में आया है, उसने उस आलू को ही अपना शरीर बनाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाई आलू अलग है, आलू के अंदर जीव पड़ गए।
उन जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी पढ़ते ही हैं, लेकिन अभी उन जीवों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो उन जीवों की बात कर रहे हैं जिन्होंने आलू को ही अपना शरीर बनाया हुआ है। तो अब कितना ही बड़ा मैग्नीफाइंग उसमें माइक्रोस्कोप लगा के देखते जाओ जूम इन करते हुए, तो आपको हमेशा आलू आलू ही दिखेगा, कोई जीव का अलग से शरीर नहीं दिख पाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं समझ में कि हमको दिखेगा आलू, क्योंकि आलू का शरीर बनाया हुआ है उसने, तो अब अलग से कहाँ से लाया उसका शरीर, आलू का जो शरीर बनाया हुआ। पहला तो ये है। दूसरा बोले ठीक है चलो जीव तो दिखा दो, तो जीव तो हम देख नहीं सकते हैं वैसे भी, जीव में तो वर्ण नाम का गुण ही नहीं होता है, तो दिखेंगे कहाँ से? तो इसलिए आलू में अनंत जीव होते हैं, ये साइंस के थ्रू हम इस प्रकार से प्रूव नहीं कर पाएंगे कि दिखाओ हमको, ये तो हम खुद मान रहे हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। आपका प्रश्न है हम नहीं कर पाएंगे, तो कोई बोले फिर कैसे मान ले हम, आपकी बात सही है, हमको तो आप साइंटिफिक प्रूफ दिखाओ ना। तो देखो एक बात तो मैं आपको ये बताई थी पहले कि देखो एक ये इसकी सिद्धि नहीं हो रही ना, जैसे कुकर में चावल पके हैं कि नहीं ये पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग, हाँ कुकर में चावल पके कि नहीं हमको पता लगाना है, तो हम क्या करते हैं जितने भी चावल डालें उसमें एक कटोरी सब सारे चावल को दबा दबा के देखते होंगे ना कि इसको भी दबाओ ये पका कि नहीं, इसको भी दबाओ ये पका कि नहीं, ऐसा करते हैं क्या? ऐसा नहीं करते हैं। एक चावल उठाया, दबा के देखा, पक गया, मतलब सारे चावल पक गए होंगे। वैसे ही भगवान की वाणी का यदि आपको सत्यता परखनी है, तो सारी बातों की सत्यता परखने का हमें न ज्ञान है, न अनुभव है, न हमें दक्षता है, न योग्यता है, न संसाधन है, न हमारा क्षयोक्षम है, न उघाड़ है ज्ञान का, वो तो कर नहीं पाएंगे। तो एक काम करो ना, आप तो एक आध चावल का दाना उठाओ बस, उसमें देखो कि ये सत्य है क्या, यदि वो सत्य है तो बाकी सारी सत्यता की श्योरिटी हो जाएगी। तो भगवान ने बताया था क्या कि वनस्पति में जीव होता है, बताया था, है ना? ढैया सलवेल उस समय विज्ञान नहीं मानता था ऐसा, अब मान रहा है क्या विज्ञान? तो अब मान रहा है, मतलब भगवान की बात सत्य हो गई ना। तो जब वो बात सत्य हो गई है तो ये बात भी सत्य होगी ना फिर, कि अनंत जीव पाए जाते हैं। और यदि आपको लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम कैसे मान लें, वो सत्य हो गई तो ये सत्य के, तो भी और आगे और एक दो प्रमाण और दे देंगे आपको कि भगवान ने देखो ये अभी आने ही वाला है, आजकल परसों में आ जाएगा वो। एक और भगवान ने एक बात बोली थी और वो उस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था, और आज देखो कि हम सब मान रहे हैं, मान ही रहे हैं, साइंस ने प्रूव कर दिया क्योंकि। तो एक बात से दूसरी बात को हम अनुमान से मानना पड़ेगा, यदि हमको प्रमाण नहीं मिल रहा है साइंटिफिकली, हम तो खुद ही कह रहे हैं नहीं कर पाएंगे प्रूव साइंटिफिकली। आप बोलोगे कि तो कितना ही मैग्नीफाइंग करोगे उसको तो हमेशा आलू ही दिखेगा, क्योंकि आलू ही को शरीर बनाया हुआ है उसने, जमीन का ही शरीर बनाया हुआ है, तो अलग से शरीर कहाँ से लेके आए उसके? नहीं नहीं ले क्या पाएंगे, तो आलू ही शरीर है तो आलू ही दिखेगा। ठीक है, तो समझ में आया? कहने का मतलब ये भी था साथ में कि वो जो अनंत निगोदिया जीव था उसका शरीर अलग नहीं है आलू में, उसने आलू को ही अपना शरीर बना के रखा हुआ है। क्योंकि ये कल एक प्रश्न आया था ऑफलाइन कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने बताया उसका स्पष्टीकरण कल करना था, वो हो नहीं पाया तो आज भी कर दिया, और ये भी बता दिया साथ में कि साइंस प्रूव नहीं कर पाएगा। क्या स्पष्टीकरण था कि अलग से जीव क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि उसने आलू को ही अपना शरीर बनाया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चले। अब क्या है? काल अनंत निगोद बंझार, इस जीव ने अपना अनंत काल निगोद अवस्था में बिताया है जहां उसकी एक इंद्रिय थी। ये तो अपना हो गया। अब आगे चलें। तो आगे चलने के पहले देखो कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी, क्योंकि क्या है कि कुछ शब्द जो है जिनका बार बार उपयोग हो तो रहा है और बार बार हमेशा बोल रहे हैं आगे समझाएंगे, क्योंकि विषय आ नहीं पा रहा है, तो जब तक विषय नहीं आता तो समझाएं कैसे? तो विषय तो वैसे छड़ाल में विषय कहीं स्पेसिफिकली बताया भी नहीं है, उन शब्दों का उपयोग जरूर हुआ है, लेकिन वो शब्दों को परिभाषा के रूप में या इस प्रकार से कहीं टॉपिक आ गया अलग से वहां बताने आए हो, ऐसा कहीं बताया नहीं है। जैसे हमने कल एक बोला था शब्द कार्मण शरीर, परसों भी बोला था, परसों एक चीज बोली थी कि हम यहाँ से जब ले जाएंगे तो क्या क्या ले जाएंगे साथ में। तो एक बोला था कि मैं तो स्वयं को भी ले जाऊंगा, पहली चीज तो ये। दूसरा बोला था कार्बन शरीर ले जाऊंगा। तो कार्बन शरीर क्या होता है फिर? कल भी मैंने बोला था कि जो जीव है उसके कार्बन शरीर में अनंत अनंत उद्गल परमाणु है ही पाए जा रहे हैं, मतलब एक स्कंद में जो लिया था आलू की सुई की नोक पर, उसमें अनंत उद्गल के परमाणु थे। ठीक है, आ गए ना वज्रासी जगह में। तो ये अब ये फिर बार बार शब्द आ रहा है कि कार्बन शरीर क्या होता है। एक तो ये शब्द आ रहा है कार्बन शरीर, ठीक है। और षडाला में आप आगे जाएंगे तो बस एक शब्द बार बार आएगा इसमें, वो है विधि। तो उस समय विधि समझना पड़ेगी क्या होती बार बार। ठीक है, और फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो तीसरी ढाल में तो ये शब्द आएगा घाती है घाती। तो ये क्या होता है फिर, ये भी समझना थोड़ा सा पड़ेगा हमको। तो ये दो तीन शब्द हैं, इनका आपस में कोरिलेशन है। सारे शब्द आज नहीं समझेंगे, लेकिन हाँ एक फाउंडेशन आज बनाएंगे कि शब्दों का क्या मतलब है, ताकि हम फिर खुल के उनका उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि इसमें भी अपने को पढ़ना पड़ेगी गति, फिर पढ़ना पड़ेगा साधारण, और फिर पढ़ना है प्रत्येक। ठीक है, और साथ में इंद्रियां भी आएगी, तो इंद्रियां भी इसी में इंद्रियां पढ़ ली है, लेकिन अब दूसरी दूसरी प्रकार से पढ़ेंगे इंद्रियां। तो वो भी यदि हमने ये समझ लिया, क्या समझ लिया? कर्म कांड समझ लिया, थोड़ा सा कर्म की परिभाषा समझ ली, तो ये सब चीजें आसान हो जाएगी समझना। तो आज ये समझेंगे हम लोग, बेसिक बेसिक समझेंगे, ज्यादा डिटेल इसका बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे।
देखो तो शुरू करते हैं अपन कर्म समझना, कर्म क्या होता है वास्तव में। तो ये पहले तो हम थोड़ी सी इसकी रूपरेखा समझेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी। मैंने आपको कहानी सुनाई थी पहले दिन, आचार्य धरसेन के शिष्य आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली, इन्होंने षटखंडागम लिखा है। उसका षटखंडागम का एक जो खंड है, उस खंड का नाम महाबंध है, महाबंधो, प्राकृत में लिखा है महाबंधो। वो महाबंध इतना डिटेल में लिखा है, इतना डिटेल में लिखा है आचार्यों ने, मतलब उन्हीं ने, आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतवली ने, कि बात क्या आचार्यों ने उसकी टीका करने की जरूरत ही नहीं समझी। इसकी क्या टीका करें, इसको तो आचार्यों ने इतना डिटेल में लिखा है, आचार्य धरसेन के शिष्यों ने इतना डिटेल में लिखा है कि हम क्या इसकी टीका टिप्पणी करें। तो महाबंधो में सिर्फ और सिर्फ कर्म का ही वर्णन है। उसके बाद फिर आचार्य वीरसेन ने तो इसकी टीका नहीं करी। उसके बाद आचार्य नेमिच सिद्धांत चक्रवर्ती ने गोमर साहब कर्मकांड लिखा, उसमें इसकी थोड़ी सी विवक्षा करी। फिर आगे कई बार संस्कृत में, प्राकृत में और अन्य अन्य भाषाओं में, ढूंढारी भाषाओं में, कन्नड़ में इसकी काफी टीका हुई है ग्रंथों की। कहने का मतलब ये कि कर्म नाम का जो विषय है, जितना जितना ग्रंथ, जितना ज्ञान जैन दर्शन के पास उपलब्ध है कर्म के ऊपर, उतना मुझे नहीं लगता किसी अन्य के पास उपलब्ध। वो बात तो करते हैं कर्म की, लेकिन जितना ज्ञान, जितनी डिटेल, जितनी विवक्षा बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर हमारे जैन दर्शन में उपलब्ध है, उतनी कहीं और संभव ही नहीं है। हमने बहुत सुरक्षित भी है शास्त्र, और हमारे पास तो आधार है सर्वज्ञता का, सही भी है। अब कर्म का मतलब होता क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। तो कर्म इज नॉट इक्वल टू कार्य, पहली चीज तो यही कि कर्म का मतलब ये नहीं कि हम जो कार्य करते हैं रोज के, कि आज हमारा ये कार्य है, आज हमारा ये कार्य, तो आज हमारा ये कर्म है, कि किसी का व्यक्ति का जो कार्य था उसको कर्म बोलते हैं ना। तो कर्म का मतलब कार्य यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात समझ आ रही है कि कर्म इज नॉट कार्य, और कारक और जो भी आप समझते हो कर्ता ने कर्म को, वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो कर्म क्या है फिर? तो कर्म समझते हैं फिर। तो देखो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट पड़ सकता है। चार अनुयोग यदि की बात करें तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लोगों को जो लगता है वो करना नियोग है। और ये जो कर्म कांड है पूरा करना नियोग का ही विषय है, तो ये थोड़ा सा लोगों को डिफिकल्ट लगता है। हम भी पढ़ रहे हैं, हमको भी लग रहा है डिफिकल्ट मैं भी कर्मकांड ही पढ़ रहा हूँ अभी, तो डिफिकल्ट लगता है, लेकिन समझ में आ जाता है तो उसका बड़ा आसान लगता है। तो इसमें मैथमेटिक्स भी ज्यादा है, प्लस कंसेप्ट भी ज्यादा, याद रखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो इतना सब कुछ नहीं करने वाले हम जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये स्क्रीन दिख रही होगी पेन ब्रश की, नहीं दिख रही तो आप बताना। अब कर्म का मतलब कार्य तो नहीं होता है, तो कर्म का मतलब क्या होता है, तो वो अपने को समझना है। कर्म मतलब क्या होता है आज समझेंगे, तो ये सारे मतलब के सारे शब्दों के अर्थ फिर जो है हम खुल के समझा पाएंगे आगे। तो कर्म मतलब क्या होता है, तो देखो हमने पुद्गल पढ़ लिया, परमाणु पढ़ लिया, ठीक है। अब परमाणु आपस में जुड़ते हैं ये समझा था हमने, ठीक है। तो समान गुण वाले, समान गुण वाले परमाणु यदि जुड़ जाए आपस में, परमाणुओं का पिंड, तो उसको हम बोलते हैं वर्गणा। ये नया शब्द आ गया वर्गणा। अब वर्गणा की परिभाषा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मिल सकती है। जैसे राजवार्तिक में लिखा है वर्ग के समूह को वर्गणा कहते हैं। फिर हम वर्ग क्या होता है उसको बड़ा डिटेल में समझाए, इतना डिटेल में तो बिल्कुल नहीं समझेंगे हम तो बिल्कुल सामान्य भाषा में, छड़ाला की भाषा में, हम आपकी हमारी भाषा में समझ रहे हैं। समान गुण वाले परमाणुओं का पिंड को हम वर्गणा कहते हैं। अब समान गुण वाले का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? भाई गुण तो सभी द्रव्य में समान ही होते हैं ना, ऐसा आपने पहले ही बताया था कि पुद्गल जैसे जितने जीव द्रव्य, मेरे जीव द्रव्य में इतने गुण हैं, उतने भगवान के में भी उतने ही गुण है, ना कम है ना ज्यादा है। तो पुद्गल का एक परमाणु है उसमें इतने गुण हैं, उतने ही दूसरे पुद्गल के परमाणु में उतने ही गुण हैं, तो सभी तो समान गुण वाले हुए ना, कम ज्यादा क्या हुआ इसमें? तो उसका उत्तर ये है कि देखो जैन नागम में अब विवक्षा समझना बहुत जरूरी है कि कब क्या बोला जा रहा है। कभी गुण बोलेंगे, कभी पर्याय बोलेंगे, कभी द्रव्य बोलेंगे। तो आपको यदि वस्तु का स्वरूप का ख्याल है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो समान गुण वाला बोला ना, तो आपको अंडरस्टूड सी बात है कि आपको पता है कि सारे पुद्गल है वो, सारे पुद्गल के परमाणु में समान ही गुण होंगे। तो फिर क्या लेना है यहाँ पे कि वो पुद्गल के परमाणु की गुण है ना, तो गुण की पर्याय होगी, तो समान पर्याय वाले लेना है यहाँ पे। गुणों की और सभी गुणों की पर्याय नहीं, एक कोई विशेष गुण है उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो कोई विशेष गुण उसकी जो पर्याय है वो सबके समान है, ठीक है। जैसे सभी मान लो व्हाइट कलर वाले हैं जितने भी पुद्गल परमाणु, कुछ ब्लैक भी हो सकता है ना पुद्गल के परमाणु, तो यहाँ व्हाइट वाले, व्हाइट और ब्लैक गुण की बात नहीं करेंगे हैं, लेकिन मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि समान गुण वाले का ये मतलब हुआ कि सारे व्हाइट परमाणु, सारे ब्लैक परमाणु दूसरा ग्रुप हो गया, सारे व्हाइट परमाणु एक हो गया, सारे रेड परमाणु का पुद्गल के एक उसमें वर्ण होता है कि नहीं होता, वो अपने आप में अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी मैं उसमें इतना डिटेल में तो नहीं जा रहा, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि समान गुण वाले का यहाँ पे ये मतलब है, पर्याय से लेना है गुणों का मतलब। समझ में आया ये? तो समान गुण वाले परमाणुओं का पिंड बनाया, उसको बोला वर्गणा। समझ में आया? तो फिर इसका मतलब ये हुआ
कि बहुत सारे गुणों यदि समान होंगे तो बहुत सारी वर्गणाएं बन सकती है नहीं इसका आया भाई। मतलब। नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? एक्चुअली में कुछ समझ ही नहीं पाया मैं, माही थोड़ा सा बोल रही थी तो उधर कंसंट्रेट। अच्छा 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 अच्छा, तो भी इधर थोड़ा ध्यान दो, आप वापस समझाते हैं इसको। समान गुण वाले परमाणुओं का पिंड मतलब क्या होता है? परमाणु समझ में आ गए हमको, परमाणु क्या होते हैं। परमाणुओं का पिंड समझ में आ गया, परमाणुओं का समूह, उसको बोला परमाणुओं का पिंड। अब समान गुण वाले परमाणु लेना है यहाँ पे, असमान गुण वाले परमाणु नहीं लेना है। तो समान गुण वाले मतलब क्या होता है कि समान, जिसके गुण समान है। गुण तो सभी में समान होते हैं, ऐसा समझा है हमने कि भाई एक पुद्गल का परमाणु में जितने गुण हैं दूसरे पुद्गल के परमाणु में भी उतने ही गुण रहेंगे। तो फिर यहाँ पे गुण क्यों समान बोला, इसका क्या मतलब है? तो बाय डिफॉल्ट में हमको ये तो पता ही ना कि आपको ये पता है कि गुण तो समान होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे गुण का मतलब वो जो गुण नहीं है, यहाँ पे गुण का मतलब पर्याय लेना है कि समान पर्याय वाले गुणों की अवस्था को पर्याय बोलते हैं। तो एग्जाम्पल लेके समझाया हमने कि जैसे एक व्हाइट है परमाणु, दूसरा भी व्हाइट परमाणु है, तो यहाँ बोलेंगे दोनों परमाणुओं का गुण समान है। हालांकि पर्याय समान है, वर्ण की अवस्था समान है, लेकिन बोलेंगे गुण समान है। इस प्रकार से ये वर्ण का उदाहरण से उदाहरण के लिए लिया है, ये एक्चुअल में ऐसा उदाहरण इसका वर्णना में उदाहरण नहीं लगेगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिया है। तो सारे व्हाइट परमाणु इकट्ठे कर लिए तो बोलेंगे एक प्रकार की वर्णना हो गई। सारे ब्लैक परमाणु इकट्ठे कर लिए, परमाणु का पिंड बना लिया, हम बोलेंगे दूसरे प्रकार की वर्णना हो गई। सारे रेड ले लिए, तीसरे प्रकार की। सारे और क्या होता है ग्रीन, चौथे प्रकार की। सारे येलो ले लिए। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से वर्णना बनती फिर अलग अलग प्रकार की। अब समझ में आया वर्णना किसको कहते हैं? तो ये परमाणुओं का पिंड जो समान गुण वाले, इनको ठीक है। वर्णना कहा। और एक और परिभाषा मैंने बताया राजवार्तिक में मिलती है, इसकी वर्ग के समूह को वर्णना बोलते हैं। फिर हम वर्ग की अलग अलग बहुत विस्तार से परिभाषा बताई कि वर्णना का एक्चुअली उसने पूरा मैथमेटिक्स बताया है कि कितने परमाणु होते हैं और किस प्रकार से उनके गुण होते हैं। उतना हमको डिटेल में अभी पढ़ना ही नहीं, हमको बहुत बेसिक बेसिक ये आज में कर्म समझ लें, इतना ही पढ़ना है हमको। तो वर्गणा जो है फिर इसका मतलब अलग अलग प्रकार की हो गई। ठीक है, डिपेंड करता है कि कौन कौन से कितने कितने गुण क्या क्या ले रहे हो आप, इसके ऊपर डिपेंड करता है ये। और भी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन अपन ज्यादा विस्तार में नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार की वर्गणा हो सकती है, तो समझ में आ गया है। तो कितने प्रकार की होती है फिर? 23 प्रकार की वर्गणाओं का उल्लेख मिला है। 23 प्रकार की वर्गणाएं हो सकती है। अब ये वर्गणाएं करेगी क्या? ये तो समझ में आ गया ना कि जैसे ब्लैक ब्लैक को जोड़ लिया एक प्रकार की हो गई, व्हाइट व्हाइट को जोड़ लिया दूसरी प्रकार की हो गई। इस प्रकार से जो गुण है उस हिसाब से लेना है उसको। ब्लैक व्हाइट फिर कह रहा हूँ उदाहरण के लिए, हाँ ऐसा समझ लेना कि ब्लैक और व्हाइट लेना है, उदाहरण के लिए बताया तो मैंने। तो ये अभी वर्गणा का काम क्या है, करती क्या है वर्गणा? पुद्गल की जो वर्गणा बन गई है ये, तो ये डिपेंड करता है, ये बनाती है मैटर को, मतलब ये बनाती है वस्तुओं को। वस्तुओं को मतलब क्या? जैसे मन बनाना है, मन, द्रव्य मन। तो पहले दिन तो नहीं, आगे किसी क्लास में बताया था मैंने कि मन क्या है। जो द्रव्य मन है वो हृदय स्थान पे 8 पंखुड़ियों वाले फूले हुए कमल के समान एक रचना है, इसको द्रव्य मन बोलते हैं। तो ये जो पुद्गल की रचना बनी है, ये विशेष प्रकार की वर्गणाओं से बनी है, जिसका नाम है मनोवर्गणा। मनोवर्गणा नाम है। तो 23 वर्गणाओं में से एक हुई मनोवर्गणा। जो वचन हम बोल रहे हैं यही पुद्गल की पर्याय है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये भी चीज कि हम जो वचन बोल रहे हैं ये वास्तव में पुद्गल में कुछ हो रहा है। तो पुद्गल का कुछ है वो। तो वो किस पुद्गल का बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं भाषा वर्गणा। हमारा शरीर जो है, तेजस शरीर को ले ले हम, जैसे तो तेज शरीर क्या होता है तो बताया ही नहीं है। चलो ठीक है, इस प्रकार से वो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 30 प्रकार की वर्गणाएं रहती है जो अलग अलग प्रकार से चीजों का निर्माण करती है। अब हमको जो प्रयोजन भूत है उसकी बात यहाँ करेंगे। अब तो वहां पे हमको क्या प्रयोजन भूत है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कर्म कांड। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एक विशेष प्रकार की वर्गणा, जिसका नाम है कार्मण, कार्मण नहीं है कार्मण है, कार्मण वर्गणा। कार्बन वर्गना क्या हो गई? अब ये समान गुण वाले पुद्गल परमाणुओं का पिंड, वो भी परिभाषा तो सेम ही है, लेकिन उसमें कुछ समान पे कुछ डिफरेंशिएशन होगा, तो इसलिए वो कार्बन वर्गना मनोवर्गना से अलग है, तेजस वर्गना से अलग है, भाषा वर्गना से अलग है। इससे कार्बन वर्गना ये भी पुद्गल परमाणु के पिंड। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अब इतना समझ लेना कि कार्बन वर्गना पुद्गल परमाणुओं के पिंड को बोल रहे हैं। पुद्गल के परमाणु, पुद्गल तो आता समझ में, परमाणु समझा दिया, पिंड मतलब उनका समूह, उसको हम यहाँ पे कार्बन वर्गना बोल रहे हैं। ठीक है, अब ये कार्बन वर्गना जो है, ये जितनी प्रकार की वर्गना है, कार्बन वर्गना ले लेते हैं, चलो अपन तो वही पढ़ रहे हैं ना। तो कार्बन वर्गना जो है पूरे लोक में ठसाठस भरी हुई है। जो लोक ने देखा था ना, ऐसा शेप देखा था पूरा ऐसा पुरुषाकार, 14 राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान। तो वो जो पूरा लोक है, उस पूरे लोक में कार्बन वर्गनाएं ठसाठस भरी हुई है, हर जगह है। पुद्गल है ये, पुद्गल पूरे लोक में पाया जाता है, जीव पूरे लोक में पाया जाता है, धर्म अधर्म अकाल पूरे लोक में पाया जाता है, आकाश लोक के अंदर लोक के बाहर भी पाया जाता है। तो पुद्गल में भी ये कार्बन वर्गना है, ये पूरे लोक में पाई जा रही है, हर जगह है, जहां मैं बैठा हूँ वहां है, जहां बैठे वहां है,
जहाँ कोई भी हर लोक में जैसे भगवान है, वहां भी कार्बन वर्गणाएं तो पाई जा रही है कम से कम, ये तो पक्का है क्योंकि पूरे लोक में है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो दिखाओ हमको फिर माइक्रोस्कोप से। तो फिर उत्तर यही है इसका। ठीक है, आप हमको इलेक्ट्रॉन दिखा दो माइक्रोस्कोप से, तो हमको कार्बन वर्गणा दिखा देंगे। ठीक है, तो इसलिए बार बार ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो साइंस के लोग हैं वो ज्यादा वो हो जाए कि भैया हमको तो साइंस तो बता ही नहीं रहा है ऐसा। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि हमको आप इलेक्ट्रॉन दिखा दो, दिखाने का बोल रहा हूँ मैं, दिखाने का बोल रहा हूँ, आपसे दिखाओ, हमको माइक्रोस्कोप से दिखा दो, मान जाएंगे ना। तो जब आपको हम आपको इलेक्ट्रॉन, आप हमको इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे ना, तो हमको कार्बन वर्गणा भी दिखा देंगे। कहने का मतलब बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब यहाँ पे इतना सूक्ष्म का मतलब ये लेना है कि अल्दो इनमें वर्ण नाम का गुण पाया जाता है, लेकिन हमारे आंखों से इस ज्ञान का विषय इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि इसमें हमारी आंखों में योग्यता नहीं है। तो हमारी आंखों का दोष है। मेरी आंखें अच्छी होती है, जैसे होता है ना कि कुछ कुछ चीजें जो रहती है, कुछ लोगों को दिखती है, कुछ लोगों को नहीं दिखती, बारीक चीजें हैं। तो जिनकी आंखें अच्छी, उनको बारीक चीजें दिखेगी, जिनकी नहीं है उनको नहीं दिखेगी। तो जिनकी आंखें अच्छी नहीं है, वो ऐसा बोले कि बारीक चीजों का अस्तित्व ही नहीं है, तो उनको यही बोला जाएगा कि भैया आंखों का दोष है, आपकी चीजें तो उपलब्ध है, उसी प्रकार कार्बन वर्गणा नहीं दिख रही है, तो आपकी आंखों की समस्या है। इसमें तो वर्ण नाम का गुण पाया जा रहा है, क्योंकि पुद्गल है ना, पुद्गल में वर्ण होता है। अब आपको नहीं दिख रही है, आपके माइक्रोस्कोप को नहीं दिख रही है, तो आपकी आपकी प्रॉब्लम है आंखों की। ठीक है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, इसलिए आंखों से ज्ञान का विषय नहीं बनने पर भी इनका अस्तित्व पाया जा रहा है, क्योंकि पुद्गल का परमाणु का अस्तित्व पाया जाता है। पूरे लोग में ठसाठस भरी हुई है ये। इतना आ गया समझ में? कोई प्रश्न है इसमें? कार्बन वर्गणा में क्या होती है? कार्बन वर्गणा पुद्गल परमाणुओं का पिंड है जो लोक में ठसाठस भरा हुआ है। इतना याद कर लो, बहुत बहुत है। कार्बन वर्गणा पुद्गल परमाणुओं का पिंड जो कि पूरे लोक में भरा हुआ है, तीनों लोकों में भरा हुआ है। ठीक है, सूक्ष्म परिणमन है इनका। कितना सूक्ष्म बताया आपको? सूक्ष्म का मतलब क्या समझ रहा हूँ यहाँ पे? ऐसा नहीं कि आंखों से दिख रही है। सूक्ष्म का मतलब ये समझना यहाँ से कि दीवार के आर पार भी चले जाएगी, इतनी सूक्ष्म है ये। एक्सरे टाइप, एक्सरे आता ना ऐसे, उतना सूक्ष्म है ये कि दीवार के आर पार चले जाए, दीवार उसको रोक नहीं पाए, इतना सूक्ष्म है ये। जैसे एक्सरे आता है, जैसे ऑयल जाता है पेपर के अंदर, वैसे एक कार्बन वर्गणा दीवार के आर पार, कोई भी चट्टान हो उसके आर पार चले जाएगी, बड़ी से बड़ी चट्टान क्यों नहीं हो, कोई नहीं, इसको कोई नहीं रोक पाया कार्बन वर्गणा को। इतना सूक्ष्म है ये इसकी ये वर्गणा। ठीक है, इतना आया समझ में? कोई प्रश्न है किसी को? क्योंकि अब इस पे आगे चलेंगे, अब कार्बन वर्गणा से आगे चलेंगे। आप हो तो निसंकोच पूछ लेना, ज्यादा कुछ अपन इतना डिटेल में बताएंगे ही नहीं कि जो कि आपको ऐसा लगे कि बहुत ऊपर से जा रहा है। बहुत आसान तरीके से पुद्गल परमाणु का पिंड कार्बन वर्गणा इतना समझाया अभी तो, बस और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, पूरे लोग में भरी हुई थी ना ये। अब अपन नई कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। मैं जीव हूँ, मुझे तो अपने आप से मतलब है, बाकी तो कार्बन वर्गणा से मुझे क्या मतलब। तो मैं जीव हूँ, ठीक है। अब जीव में क्या पाया जा रहा है वो तुमको पता है, क्या पाया जा रहा है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य दर्शन ज्ञान चारित्र आदि आदि, अस्तित्व वस्तुत्व नास्तित्व, ये सब। अस्तित्व वस्तुत्व नास्तित्व समझाया नहीं अभी। अस्तित्व वस्तुत्व आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से। हाँ बोलो। भैया, जो आपने ये कार्बन वर्गणा के बारे में बताया, ये इतना सूक्ष्म है, तो ये मतलब क्या कहलाएगा, ये केंद्रीय जी? पुद्गल बोलो ना, पुद्गल है ये तो। पुद्गल है। हाँ। तो ये इतने सूक्ष्म रहते दीवार के आर पार हो जाते? पुद्गल के परमाणु है, एक्सरे आता है दीवार के आर पार, हाथ के आर पार, वैसे ये जा रहा है। तो ये मतलब क्या कहलाते? जीव कहलाते? अरे पुद्गल परमाणु का पिंड बोला सही मैंने आपको, पुद्गल परमाणु का पिंड ऐसा बोला सही। जीव में अंतर है ना। पुद्गल परमाणु का बेसिक डेफिनेशन है, पुद्गल परमाणु का पिंड को हम वर्गणा कह रहे हैं। जैसे 23 प्रकार की वर्गणा होती है, उसमें से एक प्रकार की वर्गणा कार्बन वर्गणा है, मतलब कार्बन वर्गणा भी पुद्गल परमाणु का पिंड हुआ, बस। ठीक है, तो क्या हुआ है फिर ये, अब जीव की बात, अब जीव की बात तो अब कर रहे हैं। तो जीव समझ लिया आपने क्या क्या होता है, जिसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य होता है, जिसमें पुद्गल नहीं होता है, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होता है, मतलब ऐसा होता है जीव। तो अब हमने एक चीज पढ़ी थी, उससे शुरू करते हैं। बेसिक बात पढ़ी थी ना हमने कि दर्शन नाम का गुण जो होता है जीव में, दर्शन नाम का गुण होता है। गुण है तो इसकी पर्याय होगी कोई भी गुण, जैसे कुर्ता है, वर्ण नाम का गुण है, इसकी पर्याय है अभी सफेद। वैसे दर्शन नाम का गुण है जीव में, तो इसकी पर्याय होगी या तो जैसी चीजें हैं, जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा ये माने, तो हम बोलेंगे इसकी दर्शन गुण की पर्याय सम्यक है।
और जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा नहीं मानता है, उससे विपरीत मानता है, उल्टा मानता है। पदार्थ का स्वरूप कैसे कैसे पता पड़ेगा? जैसा जिनेंद्र भगवान ने बतलाया, जैसा जिनवाणी में लिखा है, जैसा गुरु उपदेश से प्राप्त हुआ है, वैसा नहीं मान के वैसा उससे विपरीत मानता है, तो हम कहेंगे उसके दर्शन नाम के गुण की पर्याय मिथ्या है। मतलब उसको मिथ्या, मिथ्या तो लिख दूं मैं यहाँ पे, मिथ्या तो पढ़ लिया हमने, है ना? मिथ्यात्व पढ़ा था ना, मोह को मिथ्यात्व कहा था। फिर मोह उसके दो दो भेद के थे, एक मिथ्यात्व और एक मिथ्या, मोह के दो के थे, एक मिथ्यात्व, ऐसा किया था मोह का मिथ्यात्व, और यहाँ लिखा था हमने ममत्व का परिणाम। और फिर मिथ्यात्व के भी हमने दो प्रकार से बताया था कि जिन आगम में कहेंगे दर्शन के रूप में लिया है, कहेंगे दर्शन ज्ञान चारित्र के रूप में, तो हम दर्शन के रूप में लेना भी। तो ये दर्शन वाला जो मिथ्यात्व ये लेना है यहाँ पे। तो दर्शन गुण के दो पर्याय हो गई, एक मिथ्यात्व और एक सम्यक। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ लिया था, रिवीजन चल रहा है ये तो। इससे इसको लेके समझा रहे हैं मिथ्यात्व को लेके कि ये जो अब ये जो मिथ्यात्व नाम की पर्याय है दर्शन गुण की, जीव की अवस्था है, जीव के परिणाम है, जीव के दर्शन गुण का विकार है, जीव के दर्शन गुण का परिणमन है, जीव के दर्शन गुण की पर्याय है। पर्याय अब सम्यक भी हो सकती है, मिथ्यात्व भी हो सकती है। अभी हम ले रहे हैं कि मिथ्यात्व किसी जीव की। ठीक है, तो जीव के दर्शन गुण की नाम की गुण की पर्याय क्या हुई? मिथ्या। ठीक है, तो इसके परिणाम हो गए जीव के इस प्रकार से, मिथ्यात्व रूपी परिणाम दर्शन की गुण नाम की पर्याय विपरीत, तो हम बोलेंगे मिथ्यात्व रूपी परिणाम पाए जा रहे हैं, मिथ्यात्व रूपी अवस्था पाई जा रही है मतलब उसकी। और क्या क्या हो सकता है जीव में? तो अभी सिर्फ नाम लिखूंगा शब्दों के, इसका वर्णन आएगा तीसरी ढाल में। वैसे नाम नाम से परिचय, एक्चुअली तीसरी ढाल क्या है, इतनी विस्तृत है कि वहाँ पे एक एक शब्द की बहुत लंबी लंबी व्याख्या है। तो उसकी थोड़ी भूमिका भी बना लें अपन, ताकि तीसरी ढाल पढ़ेंगे थोड़ा आसानी हो जाएगी अपने को। ठीक है, तो जीव में ये है, किसी जीव में, ठीक है, उसी जीव में फिर ये पाया जा रहा है, तो नियम से क्या क्या पाया जाएगा उसमें, इसका नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी समझेंगे नहीं अपन, सिर्फ लिखने याद कर लो आप, भले इसी ऑर्डर में याद करना है, इस ऑर्डर में लिखे हैं। ठीक है, तो जीव के इससे मिथ्यात्व नाम का परिणाम पाया जा रहा है ना, दर्शन नाम के गुण की पर्याय विपरीत पाई जा रही है। वैसे ही जीव में यदि मिथ्यात्व पाया जा रहा है, तो उसमें अविरति, प्रमाद, कषाय, योग भी नियम से पाए ही जा रहे हैं। ऐसा कोई जीव नहीं होगा इस मिथ्यात्व तो चला गया, मिथ्यात्व तो है लेकिन हाँ अविरति, प्रमाद, कषाय, योग नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। मिथ्या तो पाया जा रहा तो ये सब पाए जाएंगे। क्या क्यों लिख रहे हैं, सब क्यों समझा रहे हैं सब की? देखो ये तो समझ में आया ना, लेकिन कि जीव की कुछ अवस्था है। मिथ्या तो समझ में आ रही है, इतने समझना है, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग अभी नहीं समझना है। मिथ्यात्व लेके समझ लो, मिथ्यात्व क्या थी? दर्शन नाम के गुण की विपरीत पर्याय। ठीक है, तो जीव में जब मिथ्या तो पाया जा रहा है, साथ में ये भी पाया जा रहा है मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, तब क्या होता है? तब सुनो अब क्या होता है। अब ये दो कहानियां कनेक्ट करते हैं आपस में कि जिस स्थान पे समझ लो कि मेरे से परिणाम पाए जा रहे हैं पांचों, मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, पांचों पाए जा रहे हैं मेरे में। ठीक है, तो जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ उसी स्थान पे कार्बन वर्गणा पाई जा रही है। कार्बन वर्गणा मतलब पुद्गल परमाणुओं का पिंड। अब यदि मैं इस प्रकार के परिणाम मेरी आत्मा के होते हैं, मतलब मेरे होते हैं, तो ये कार्बन वर्गणाएं जो कि मेरे आत्मा के प्रदेशों के साथ भी पाई जा रही है ना, पाई जा रही है ना, मेरा सर्वत्र लोक में है। तो जिस प्रदेश, जिस स्थान पे आत्मा के प्रदेश पाया जा रहा है, आत्मा का द्रव्य पाया जा रहा है, उस स्थान पे कार्बन वर्गणाएं पाई जा रही है। ठीक है, पाई जा रही है वो। लेकिन जब मैंने ऐसे परिणाम करे, कैसे? मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग के परिणाम करे, तो वो कार्बन वर्गणा जो वहां पाई जा रही थी, वो आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती है, चिपक जाती है फेविकोल की तरह, ऐसा समझ लो। फेविकोल की तरह चिपक जाती है, ऐसा मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती है। कार्बन वर्गणाएं जब जीव मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के परिणाम करता है, तब आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाती है, चिपक जाती है। तो अभी जहां बैठा हूं मैं, कार्बन वर्गणा है ना, जो वहां की कार्बन वर्गणा चिपकी हुई नहीं है अभी वो आत्मा से। लेकिन जैसे ही परिणाम करे मैंने मिथ्या, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, तो कार्बन वर्गणा जो उस प्रदेश में, आत्मा के प्रदेश में जो चिपकी हुई नहीं थी, वो आत्मा के प्रदेशों से बंध को प्राप्त हो गई, चिपक गई। जैसे मान लो, जैसे कि दीवार पे अपने फेविकोल लगाया और धूल फेंकी, धूल चिपक गई। इस प्रकार से धूल जो थी, उद्गल परमाणु जो धूल थी ना, धूल, उद्गल के परमाणु धूल ही होते ना, दिख नहीं रहा आंख से, वो अलग बात है, तो धूल ही। तो ये धूल जो है, ये जीव के साथ चिपक गई। आया समझ में? इतना आ रहा समझ में? आ गया पक्का? वापस समझाए? नहीं आया? तो देखो
जीव जो था उसमें अनंत गुण पाए जा रहे थे। अनंत गुण में से सिर्फ एक गुण की बात कर रहे हैं अपन, दर्शन नाम के गुण की। दर्शन नाम के गुण की पर्याय मिथ्या भी हो सकती है, सम्यक भी हो सकती है। गुण है तो पर्याय होगी ना, उससे कुछ ना कुछ विकार होगा, पर्याय अवस्था होगी। तो भगवान के शब्दों पे श्रद्धान है तो ठीक है, नहीं है तो उसका दर्शन मिथ्या हो गया, उससे दर्शन नाम के उनकी पर्याय मिथ्या हो गई। मतलब जीव के मिथ्यात्व रूपी परिणाम हो गए, जीव के ही मिथ्यात्व रूपी अवस्था हो गई। मतलब जीव के मिथ्या दर्शन है, जीव के भाव मिथ्यात्व रूपी हैं, जीव की अवस्था, जीव के परिणाम मिथ्यात्व अवस्था वाले हैं। तो इस प्रकार की जब अवस्था होती है जीव की मिथ्यात्व रूपी, और साथ में ये भी है 5 में तो मिथ्यात्व लेके समझा रहा हूँ, इस प्रकार की जब अवस्था होती है जीव की मिथ्यात्व रूपी, तब जिस स्थान पे आत्मा के प्रदेश हैं उस स्थान पे जो कर्मण वर्गणाएं हैं वो इन परिणामों के कारण आत्मा से बंध को प्राप्त हो जाती है। आत्मा और मतलब जीव और अजीव का आप क्या है, फेविकोल की तरह संबंध जुड़ गया है आपस में, फेविकोल की तरह चिपक गई आत्मा से, बंध को प्राप्त हो गई। समझ में आया, बंध को प्राप्त हो गई। पुद्गल परमाणु आत्मा से बंध को प्राप्त हो गए, बंध गए, चिपक गए आत्मा से। आया समझ में? हाँ, इनका प्रश्न है कि चिपकते क्या पुद्गल परमाणु, तो बंध को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा सही शब्द यही है, बंध को प्राप्त हो जाते हैं। चिपक गए तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बंध को प्राप्त होगा मतलब क्या। हाँ, इनका प्रश्न ये है, प्रश्न इनका ये है ऋचा का कि जीव तो है अलग टाइप का मटेरियल है और पुद्गल जो अलग टाइप का मटेरियल है, तो चिपक कैसे गए आपस में। शास्त्रीय भाषा में इसको ऐसा बोला जाता है कि जीव अमूर्तिक है, पुद्गल मूर्तिक है, तो मूर्तिक का अमूर्तिक के साथ बंधन कैसे होता है, ये इनका प्रश्न है। तो इसका उत्तर, प्रश्न याद रखना, इसके बहुत विस्तार से उत्तर मिलेंगे, लेकिन अभी तो प्रश्न समझ में आया है कि प्रश्न क्या है, उसका उत्तर देंगे। पहले तो उत्तर को पार, प्रश्न को पार करो। अभी अभी तो समझ में आ रहा है कि नहीं है, नहीं आया समझ में तो वापस सुनो, आ गया समझ में तो हाँ करो।